जी को याद करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। इतिहास से मैं बहुत ही डरता हूँ क्योंकि हम लोग तो संस्कृत वाले हैं और हमारा इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास में दोनों में बहुत भेद है। कुछ बातें मैं दो चार कहूँगा। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी बेटी जिसके दादा हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैरिस्टर हों, पंडित मोतीलाल नेहरू, और यदि इलाहाबाद में हम में से आप में से कोई नहीं गया हो तो वैसे संभव नहीं है, जो गए हैं, आज भी इलाहाबाद में आनंद भवन जैसी कोई जगह नहीं है। आनंद भवन इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़ोरदार बना हुआ है। उस आनंद भवन में रहने वाली एक लड़की छोटी सी, जिसके पिता 10 साल जेल में रहे हों, जवाहरलाल नेहरू, 10 वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे भारत के आज़ादी के लिए। देखिए, दादा का निधन, पिता जेल में, माता को टीबी की बीमारी, तपेदिक। आज भी टीबी वाले, किसी के टीबी हो जाए, हालांकि अब तो लाइलाज नहीं है, इलाज हो जाता है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि साहब टीबी वाले से थोड़ा दूर रहना, उसका खाना पीना कपड़े लत्ते सब दूर। ऐसी माँ कमला नेहरू, उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े प्रासाद में, महल में 15 अगस्त 1947 के बाद उनके पिता की हैसियत बढ़ी कि वो प्रधानमंत्री हो गए, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिफोर 15 अगस्त 1947 क्या थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? कुछ नहीं थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो गांधी जी के साथ मिलकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कैद में बंद थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये मेरे पिताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और सुनिए, 18 वर्ष की उम्र में कमला नेहरू जी का निधन हो गया, इंदिरा जी की माता जी का। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे साहब? जेल में। टीबी के कारण अकेली बेटी घर में है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दिन में यदि अपने बच्चे को अपन इतना अकेलापन दे दें तो कितने बड़े सिंड्रोम से पीड़ित हो जाए, उसको कितनी बीमारियां हो जाए, जिसके भाई नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, पिता नहीं। वैसा बाल्यकाल था इंदिरा गांधी का, जो हिंदुस्तान की आयरन लेडी जिसको कहा जा रहा है। तो ये आयरन लेडी 18 साल के पहले की बात मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं क्या रहा। उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद इनको रविंद्रनाथ टैगोर बेचारे पढ़ने के लिए ले गए। कौन रखे इस अनाथ बच्ची को, जिसके बाप कोई पढ़ाने वाला नहीं, माँ पढ़ाने वाला नहीं। तो ये शांति निकेतन पढ़ने चली गई। इतनी सुंदर थी इंदिरा जी, इतना बढ़िया बोलती थी अंग्रेजी और तमाम भाषाएं, कि इनके एक वक्तव्य को सुनकर के एक आम सभा में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा गांधी को एक नाम दे दिया, प्रियदर्शिनी। रविंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ नाम है, जो नोबेल, मतलब कोई सामान्य नहीं, किसने योग्यता को बांपा। उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बेचारी एंट्रेंस एग्जाम देने गई कि साहब यहाँ तो भारत में तो ये तो अंग्रेज पढ़ने नहीं देंगे, कई प्रकार की दिक्कत है, पिता जेल में, तो कि यहाँ से एटमोसफियर से घर वालों ने विचार किया इनको दूर करो, तो बेचारी वहाँ पढ़ने चली गई। वहाँ एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद में उसके एक संबद्ध महाविद्यालय में इनका प्रवेश हुआ, तो वहाँ बेचारी ऑक्सफोर्ड में बनती रही। वहीं इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। मैं इनके राजनीतिक जीवन पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसको लोह महिला, आयरन लेडी कहा जा रहा है, वो किन मायनों में आयरन लेडी है। वो प्रधानमंत्री के रूप में तो सारे लोग जानते हैं। दिल्ली में मैं पढ़ता था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में, तो हम भी चले जाते थे कभी कभी, इंदिरा जी, अरे साहब यहाँ इंदिरा जी का वो हुआ था। लेकिन आयरन लेडी कैसे हुई? फिरोज गांधी को ये पहले से जानती थी। फिरोज गांधी इनको मिले विदेश में। इतनी दुखी महिला को, इतने मतलब इतने दर्द भरे जीवन को जी रही किसी महिला को फिरोज गांधी से एक संवेदनाएं प्रकट हुई, सहजता से प्रेम प्रकट हुआ। और क्या हुआ फिरोज गांधी वाला आपको पता ही, उनका फिर बाद में डिवोर्स हो गया। ये पर्सनल लाइफ है इंदिरा गांधी की। किसी भी माँ के सामने उसका बेटा मर जाए, मतलब ये कहने में ही इतना भयंकर है कि इसको आपको लग। संजय गांधी इंदिरा गांधी के सामने मर गए, और क्या ये पॉसिबल है कि आपने जिसको अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ वही आदमी आपको गोली मार दे?
उस आदमी ने गोली मार दी इंदिरा गांधी को। ये इंदिरा गांधी का जीवन है। इंदिरा गांधी ने जीवन कैसे जिया? अब किया क्या इंदिरा गांधी ने वो किया कि भारत के अद्भुत अपूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा, ये दुर्गा है, ये कवि मन नहीं है। राजनीति में कवि मन नहीं चलता है, शेर शायरियां नहीं चलती है, वहां शस्त्र चलते हैं, हत्याएं होती है। एक आदमी दूसरे को मारता है, दूसरा आदमी तीसरे को मारता है। आपके विपक्ष में खड़ा आदमी अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होकर के आपको सार्वजनिक कहता है ये दुर्गा है जिसने बांग्लादेश का उद्धार कर दिया। अमेरिका में 7 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री का प्रवास हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति की एक कामुक टिप्पणी को सुनकर के इंदिरा जी गेहूं खरीदने वाले उस सारे प्रकरण को छोड़ करके भारत में आ गई और हिंदुस्तान को इस रूप में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका के सहयोग से भेजे गए विमान पोत को, जल पोत को पानी में मरवा दिया इंदिरा गांधी ने। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने को हम यह कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल तक कोई विकास नहीं हुआ हिंदुस्तान का। ये उस जमाने की बात है। अब मेरा विषय चूंकि संस्कृत से है, एक बात मैं और जोड़ देता हूं। इंदिरा जी पहले प्रधानमंत्री नहीं बनी है, इंदिरा जी पहले आईबी मिनिस्टर थी लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में, सूचना और प्रसारण मंत्री थी इंदिरा जी। राज्यसभा में जब 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आकस्मिक चले गए तो उनको राज्यसभा में लाया गया, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया, बाद में वो रायबरेली गई। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बेटी कहकर के उनको वहां कहा कि तुम आईबी मिनिस्टर, क्योंकि इनका थी का आना जाना और तारा सूचना प्रसारण तंत्र सारा। इंदिरा जी सूचना प्रसारण मंत्री रही भारत की। अब क्या हुआ साहब, अब मैं आपको 2-3 बातें संस्कृत की बता देता हूं कि संस्कृत के लिए इंदिरा जी ने क्या काम किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, इसकी स्थापना 1970 में इंदिरा गांधी ने करी। इंदिरा जी की सरकार थी तब हिंदुस्तान में। जो भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जिसके 13-15 कैंपस पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं संस्कृत भाषा के लिए, करोड़ों रुपए का बजट है, उसकी स्थापना 1970 में इंदिरा जी ने की। ये तो एक बात। इंदिरा जी ने क्यों की? इंदिरा जी ने इसलिए की कि इंदिरा जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956-57 में एक कमीशन बनाया। वह कमीशन इसलिए था कि साहब पारंपरिक संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, या जो ट्रेडिशनल संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं संस्कृत इकलौती ऐसी भाषा है, ये जो ध्यान देने वाली बात है और कहीं नहीं, जिसके अध्ययन के 2 क्रम है हिंदुस्तान में। एक तो है MA BA वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में, साहब MA कर लो, 3 BA कर लो, एक सब्जेक्ट ले लो, हिंदी ले लो, पॉलिटिक्स राजनीति ले लो या संस्कृत ले लो, 3 में एक पास कर लो। साहब मैंने BA कर रखा है संस्कृत में, आपने क्या किया साहब, MA कर लिया। एक तो वो है। दूसरा हम लोग हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, हम लोग उसको शास्त्री पढ़ाएंगे, आचार्य पढ़ाएंगे, फिर उसको कहेंगे तो भैया वेद पढ़, ज्योतिष पढ़, साहित्य पढ़, दर्शन पढ़, कुछ पढ़ाएंगे। ये संस्कृत की 2 धाराएं हैं। पहली जो धारा है MA BA वाली, वो धारा तो अंग्रेजों के जमाने से ही चल रही थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थी, मुंबई यूनिवर्सिटी में थी, मद्रास यूनिवर्सिटी में थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी। जो दूसरी धारा थी, जिस धारा के लोप से संस्कृत मरेगी, MA BA के लोप से संस्कृत को कुछ नहीं होने वाला। आचार्य शास्त्री ट्रेडिशनल संस्कृत इंस्टीट्यूशन जब खत्म हो जाएंगे तब संस्कृत को भयंकर नुकसान होगा। उसकी स्थिति को जानने के लिए 1956-57 में एक संस्कृत कमीशन बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस कमीशन के अध्यक्ष थे सुख्यात भाषा शास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी। वो क्या लोग थे। और उस आयोग के सदस्य थे प्रोफेसर V राघवन, विश्वबंधु शास्त्री, RN दांडेकर, ये लोग सब उसके मेंबर थे। इन लोगों ने भारत के शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शिक्षा मंत्री कौन थे साहब? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो साहब उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में था कि साहब आप कर क्या रहे हो, हिंदुस्तान को आजाद हुए 10 साल हो गए, 47 से 57 आ गया, आप ट्रेडिशनल संस्कृत को प्रमोट करने के लिए सेंटर्स खोलिए कुछ। इन 1962 मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि क्या हुआ हिंदुस्तान में आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संस्कृत केंद्र खोला तिरुपति में। वो भारत सरकार की संस्था है जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खोल दी उसको। उसके बाद क्या हुआ, उस कमीशन के अनुसार आगे चलते रहे। दूसरा संस्थान खुला दिल्ली में, जिसको हम लोग श्री लाल बहादुर शास्त्री
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के रूप में जानते हैं। और उसका शिलान्यास श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया 1965 में, जो उनके निधन के बाद वो केंद्रीय संस्कृत को उसका नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री नाम उससे जोड़ दिया गया। अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। इंदिरा जी ने ये 2 के बाद में आंध्र प्रदेश में खुल चुका था, तिरुपति में, और दिल्ली में खुल चुका था। अलग से तीसरा संस्थान फिर खोला, राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका एक परिसर जयपुर में भी है, जहां हमारे गुरुजी प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी हैं। इलाहाबाद में है, कई जगह मुंबई में है, अब तो शायद अगरतला में भी एक केंद्र हो गया। तो हुआ साहब, सेंटर खोलने से क्या हुआ? सेंटर खोलने से यह हुआ कि वो नोडल एजेंसी है। संस्कृत भाषा का जब भी कोई काम होगा, भारत सरकार कोई भी काम करेगी, राष्ट्रपति पुरस्कार देगी, बादरायण पुरस्कार देगी, कोई संस्थान में कोई काम करेगी या और कहीं आदर्श विद्यालय खोलेगी, तो संस्कृत विश्वविद्यालय को हमको नहीं पूछेगी, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय को नहीं पूछेगी। किसको पूछेगी साहब? राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ये लोग उसको करेंगे, ये नोडल एजेंसी। इतना ही काम नहीं किया मित्रों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं इंदिरा जी की अद्भुत बात, आप और सुनिए। इंदिरा जी के समय कर्नाटक से एक सांसद आती थी, सरोजनी महिषी, और जम्मू से सांसद आते थे कांग्रेस से, महाराजा करण सिंह, ये सांसद थे। इनको एक बार जर्मनी भेजा इंदिरा जी ने 1973 नवंबर। तो ये वाया साहब कि ये क्यों गए? इनको भेजा साहब वहां के सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए जाइए आप लोग, भारत और जर्मन के। तो ये जैसे ही जाके आए तो सरोजनी महिषी ने आकर के मुलाकात करी, इंदिरा जी को कहा जी संबंध वंबंध छोड़ो, हमारी तो बहुत भयंकर बेइज्जती हुई जर्मनी में। तो इंदिरा जी ने पूछा क्या हुआ? कि साहब वह हर गुरुवार को शाम को 5:30 बजे रेडियो पे संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित होता है। इंदिरा जी ने कहा भाई अपने यहाँ क्या है, सब यहाँ का आता पता नहीं, अरे बुलाओ आईबी मिनिस्टर को। तो देन इंद्र कुमार गुजराल वाज आईबी मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। आई के गुजराल आईबी मिनिस्टर थे, बुलाया, कल से समाचार चालू होना चाहिए, कल से। तो उन्होंने कहा साहब ये आज शाम को तो आप कह रहे हो, सही 12वें दिन 30 जून 1974 से भारत के घर घर में रेडियो पे आवाज गूंजने लगी, इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम। ये इंदिरा जी हैं। संस्कृत वालों को ये बात जाननी चाहिए।